पूरा हिंदुस्तान आज़ादी का जश्न मना रहा था। दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहराया जा रहा था। लोग खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन उसी समय हिंदुस्तान के बीचों बीच हैदराबाद में एक अलग ही कहानी चल रही थी। वहां आज़ादी नहीं, कत्लेआम हो रहा था। सड़कों पर लाशें बिछी हुई थीं, औरतों की चीखें सुनाई दे रही थीं। रज़ाकारों के गुंडे घर घर में घुसकर लोगों को मार रहे थे। और इन सब के बीच हैदराबाद का निज़ाम मीर उस्मान अली खान अपने महल में बैठा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था, हैदराबाद कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। 80% हिंदू आबादी वाले हैदराबाद में एक मुस्लिम निज़ाम का राज था, जो अपनी सत्ता बचाने के लिए लाखों लोगों की जान लेने को तैयार था, जो पाकिस्तान से हथियार मंगवा रहा था, जो हिंदुस्तान के बीचों बीच एक और पाकिस्तान बनाना चाहता था। लेकिन एक आदमी था जो ये होने नहीं देना चाहता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। और फिर 13 सितंबर 1948 की रात सरदार पटेल ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह 4 बजे 36,000 भारतीय सैनिक चारों तरफ से हैदराबाद में घुस गए। ऑपरेशन पोलो शुरू हो गया। सिर्फ 5 दिन में निजाम के घुटने टेक दिए। 5 दिन में 2 लाख रजाकार हार गए। 5 दिन में हैदराबाद आजाद हो गया। अगर ये ऑपरेशन नहीं होता तो आज हिंदुस्तान के बीचों बीच एक और पाकिस्तान होता। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों निजाम हैदराबाद को अलग देश बनाना चाहता था, कैसे रजाकारों ने हैदराबाद को नर्क बना दिया और कैसे सरदार पटेल ने सिर्फ 5 दिन में पूरा खेल पलट दिया। ये है ऑपरेशन पोलो की पूरी कहानी। हैदराबाद का निजाम मीर उस्मान अली खान, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने उसे दुनिया का रईस बताया था। उसके पास इतना पैसा था कि गिनती करना मुश्किल था। खुद की सेना, खुद का रेलवे, खुद की करेंसी उस्मानिया सिक्का, जिसकी कीमत ब्रिटिश पाउंड से भी ज्यादा थी। लेकिन इस सारी दौलत के बावजूद हैदराबाद के लोग भूखे मर रहे थे। गरीबी थी, भ्रष्टाचार था, अत्याचार था। 80% हिंदू आबादी, लेकिन हिंदुओं के साथ गुलामों जैसा बर्ताव होता था। 15 अगस्त 1947 आया, हिंदुस्तान आजाद हुआ, अंग्रेज चले गए। लेकिन जाते जाते हिंदुस्तान को तोड़ भी गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गए। और एक तीसरी चीज भी की अंग्रेजों ने। उन्होंने 565 रियासतों को यह अधिकार दे दिया, तुम चाहो तो हिंदुस्तान में मिलो, चाहो तो पाकिस्तान में, या फिर अपना अलग देश बना लो। ज्यादातर रियासतों ने हिंदुस्तान में मिलना चुना, क्योंकि उन्हें पता था अकेले रहना मुश्किल है। लेकिन 3 रियासतें अलग थीं, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इन तीनों के राजाओं को लगा, हम इतने ताकतवर हैं कि अपना अलग देश बना सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या थी हैदराबाद। क्यों? क्योंकि हैदराबाद हिंदुस्तान के बीचों बीच था। उत्तर में महाराष्ट्र, दक्षिण में कर्नाटक, पूर्व में आंध्र प्रदेश, चारों तरफ से हिंदुस्तान। अगर हैदराबाद अलग देश बन जाता तो हिंदुस्तान के बीच में एक दुश्मन देश होता। सरदार पटेल ने इसे हिंदुस्तान के पेट में कैंसर कहा था। लेकिन निजाम उस्मान अली खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अपनी दौलत का घमंड था, उसे अपनी ताकत का नशा था। वो सोचता था, मेरे पास इतना पैसा है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसी घमंड में उसने 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को अलग देश घोषित कर दिया। हाँ, सुना आपने सही। जिस दिन पूरा हिंदुस्तान आजादी मना रहा था, उसी दिन हैदराबाद ने खुद को अलग देश बता दिया। 15 अगस्त 1947 के अखबारों में हिंदुस्तान के नक्शे में हैदराबाद को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया था। ये सीधी सीधी चुनौती थी हिंदुस्तान के लिए। और जब चुनौती आती है तो लौह पुरुष सरदार पटेल चुप नहीं बैठते। लेकिन असली खतरा निजाम नहीं था। असली खतरा थे रजाकार। रजाकार यानी निजाम की प्राइवेट आर्मी। इनका काम था डर से लोगों को काबू में रखना। और इनका सरदार था कासिम रिजवी, एक होनहार इंसान जो खुलेआम भाषण देता था, हम हैदराबाद को इस्लामिक देश बनाएंगे, हिंदुओं को यहां से खदेड़ेंगे, या तो वो हमारे गुलाम बनकर रहें या फिर मर जाएं। और फिर शुरू हुआ रजाकारों का आतंक। गांव-गांव में घुसते थे रजाकार, घरों में आग लगा देते थे, मर्दों को मार देते थे। औरतों के साथ बहुत बुरा होता था। बच्चे रोते थे, बूढ़े गिड़गिड़ाते थे, लेकिन रजाकारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। ट्रेनें रोकी जाती थीं, यात्रियों से पूछा जाता था हिंदू हो या मुसलमान। जो हिंदू होता उसे वहीं मार दिया जाता, सामान लूट लिया जाता, औरतों को उठा ले जाते थे।
हैदराबाद से गुजरने वाली हर ट्रेन खतरे में थी। 2 लाख रजाकार थे हैदराबाद में, 2 लाख हथियारबंद गुंडे जिनका कोई कानून नहीं था, जो चाहते वो करते थे। और निजाम वो चुपचाप बैठा था, क्योंकि रजाकार उसकी ताकत थे, रजाकार ही उसके सिंहासन को बचा रहे थे। हैदराबाद के हिंदू रोज डर में जीते थे। सुबह घर से निकलते तो नहीं पता था शाम को वापस आएंगे या नहीं। मंदिरों में जाना बंद हो गया था, त्योहार मनाना बंद हो गया था। लोग अपने घरों में छिपकर रहते थे और रोज सिर्फ एक ही दुआ करते थे, भगवान हमें इस नर्क से बचा लो, हिंदुस्तान हमें बचा लो। लेकिन हिंदुस्तान कुछ नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि दिल्ली में 2 तरह के विचार थे। एक तरफ थे जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन, जो कहते थे बातचीत से समस्या सुलझाओ, युद्ध मत करो। दूसरी तरफ थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कहते थे निजाम बातों से नहीं मानेगा, ताकत दिखानी पड़ेगी। महीनों तक ये बहस चलती रही। नेहरू कहते थोड़ा और इंतजार करो, पटेल कहते हर दिन लोग मर रहे हैं, कितना इंतजार करें। और इस बीच निजाम अपनी तैयारियां कर रहा था। निजाम ने पाकिस्तान से संपर्क किया, मुझे हथियार चाहिए भारत से लड़ने के लिए। पाकिस्तान खुश हो गया, हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर शुरू हुआ हथियारों की तस्करी। पाकिस्तान से प्लेन में भरकर हथियार आने लगे, गोवा होते हुए हैदराबाद पहुंचने लगे। राइफलें, मशीन गन्स, गोलियां, सब कुछ इकट्ठा हो रहा था। निजाम तैयारी कर रहा था हिंदुस्तान से युद्ध की। जब सरदार पटेल को यह पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल करियप्पा को बुलाया और सीधा सवाल पूछा, अगर पाकिस्तान हैदराबाद की मदद करे तो क्या हम लड़ सकते हैं? जनरल करियप्पा ने सिर्फ एक शब्द कहा, हाँ। बस अब फैसला हो चुका था। अब सरदार पटेल और इंतजार नहीं करने वाले थे। 11 सितंबर 1948 मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हो गई। पूरा पाकिस्तान शोक में डूब गया। सरदार पटेल ने सोचा, यही सही समय है, अभी पाकिस्तान हैदराबाद की मदद नहीं कर पाएगा। 13 सितंबर 1948 रात 11 बजे सरदार पटेल ने आदेश दिया, ऑपरेशन पोलो शुरू करो। 36,000 भारतीय सैनिक 4 दिशाओं से तैयार हो गए हैदराबाद में घुसने के लिए। लेकिन रुकिए, ये ऑपरेशन पोलो क्यों? क्योंकि निजाम के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। उसकी शान थी पोलो। सरदार पटेल ने कहा, चलो उसकी शान पर ही नाम रख देते हैं। और एक चतुराई भी की, इसे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बोला बल्कि पुलिस एक्शन बोला, ताकि यूएन और दूसरे देश दखल न दें। 13 सितंबर रात 3 बजे, सुबह 4 बजे तक भारतीय सेना चारों तरफ से हैदराबाद में घुस चुकी थी। पश्चिम से सोलापुर की तरफ से मेजर जनरल JN चौधरी, पूर्व से विजयवाड़ा की तरफ से मेजर रुद्र, दक्षिण और उत्तर से छोटी छोटी टुकड़ियां। पहला हमला नाल दुर्ग किले पर। गोलियां चली, रजाकार भागने लगे। निजाम की फौज ने हथियार डाल दिए। सिर्फ कुछ घंटों में भारतीय सेना 60 किलोमीटर अंदर घुस गई। दूसरा दिन भारतीय सेना और आगे बढ़ी। रजाकार लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सैनिकों के सामने वो कुछ नहीं थे। 2 लाख रजाकार प्लस 24,000 निजाम की फौज 36,000 भारतीय सैनिकों के सामने बेबस। क्योंकि भारतीय सैनिकों के पास था ट्रेनिंग, क्योंकि उनके पास था अनुशासन, क्योंकि उनके पास था देशभक्ति। रजाकार सिर्फ गुंडे थे, कमजोर लोगों को मारने में माहिर, लेकिन असली सैनिकों के सामने डर गए। तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, हर दिन भारतीय सेना आगे बढ़ती रही। एक एक शहर, एक एक गांव आजाद होता गया। लोग खुशी से रोने लगे, हिंदुस्तान आ गया, हम बच गए। 17 सितंबर 1948 भारतीय सेना निजाम के महल के बाहर खड़ी थी। अंदर निजाम उस्मान अली खान घबराया हुआ। उसने पाकिस्तान को फोन किया, मदद भेजो, भारतीय सेना मेरे महल के बाहर है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ने अपने जनरल से पूछा, क्या हम भारत से लड़ सकते हैं? सब जनरल्स ने मना कर दिया, नहीं सर, अभी हम तैयार नहीं हैं। निजाम को समझ आ गया, कोई नहीं आएगा बचाने। सारे सपने टूट गए। हैदराबाद को अलग देश बनाने का सपना खत्म। दोपहर 5 बजे निजाम उस्मान अली खान ने हार मान ली, सरेंडर कर दिया। 17 सितंबर 1948 हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। सिर्फ 5 दिन में पूरा खेल पलट गया। सरदार पटेल ने कर दिखाया असंभव काम। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऑपरेशन पोलो की एक काली सच्चाई है जो सालों तक छिपाई गई। जब भारतीय सेना हैदराबाद में घुसी
तो जीत तो मिली, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, और ये कीमत बहुत भारी थी। 1300 से ज्यादा रजाकार मारे गए, 800 निजाम के सैनिक मारे गए, 66 भारतीय सैनिक शहीद हुए। लेकिन सबसे ज्यादा कीमत आम लोगों ने चुकाई। रजाकार जब हारने लगे तो पागल हो गए। उन्होंने गांव-गांव में तबाही मचाई, हिंदुओं को मारा, गांव जला दिए। और जब भारतीय सेना कुछ जगहों पर पहुंची तो गुस्से में उन्होंने भी गलतियां की। कुछ मासूम लोग भी मारे गए। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं 27,000 से 40,000 लोग मारे गए, कुछ कहती हैं 2 लाख तक। सही संख्या आज तक पता नहीं, क्योंकि सरकार ने इसे छिपाया। 1948 में एक रिपोर्ट बनी थी, सुंदरलाल कमेटी रिपोर्ट, जिसमें सारी सच्चाई थी, लेकिन उसे कभी पब्लिक नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि डर था सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे। देश अभी नया था, कमजोर था, एक और बंटवारा नहीं झेल सकता था। यह सच है कि बहुत लोग मारे गए, यह भी सच है कि कुछ गलतियां हुई, लेकिन यह भी सच है अगर ऑपरेशन पोलो नहीं होता तो हैदराबाद में यह खून खराबा हमेशा चलता रहता। रजाकार हमेशा लोगों को मारते रहते, निजाम का अत्याचार जारी रहता। ऑपरेशन पोलो जरूरी था, देर से सही लेकिन जरूरी था। सरदार पटेल ने सही फैसला लिया। हाँ, कुछ गलतियां हुई, लेकिन उस समय और कोई रास्ता नहीं था। हैदराबाद आजाद हो गया, लेकिन अब काम था उसे संभालना। सबसे पहले रजाकारों को पकड़ा गया। कासिम रिजवी, वो खूंखार इंसान जिसने हजारों लोगों को मारा था, उसे जेल में डाल दिया गया। 18,000 रजाकारों को गिरफ्तार किया गया। 9 साल जेल में रहा कासिम रिजवी। 1957 में रिहा हुआ, और फिर भारत सरकार ने कहा कि 48 घंटे में भारत छोड़ दो। कासिम रिजवी भाग गया पाकिस्तान और वहीं मर गया हमेशा के लिए। लेकिन जाने से पहले उसने अपनी पार्टी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी और को दे दी, मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी को। आज आप इसी पार्टी को जानते हैं, AIMIM, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके अब सरदार हैं असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद से लेकर पूरे भारत में एक्टिव है ये पार्टी। हैरानी की बात है ना, जिस पार्टी के लोगों ने हैदराबाद में खून खराबा किया वो आज भी राजनीति में है। और निजाम उस्मान अली खान, वो हैदराबाद में ही रहा। भारत सरकार ने उसे राज्यपाल बना दिया। 1948 से 1956 तक वो राज्यपाल रहा। फिर 1956 में हैदराबाद राज्य खत्म हो गया। उसे तोड़कर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बांट दिया गया। निजाम चुपचाप अपने महल में रहने लगा। 1967 में उसकी मौत हो गई। आज हैदराबाद भारत का महत्वपूर्ण शहर है। IT हब, बिजनेस सेंटर, शिक्षा का केंद्र, चार मीनार, गोलकुंडा किला, हैदराबादी बिरयानी, सब कुछ मशहूर है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सब संभव हुआ ऑपरेशन पोलो की वजह से। हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाता है। वो दिन जब हैदराबाद आजाद हुआ, वो दिन जब भारत का नक्शा पूरा हुआ, वो दिन जब सरदार पटेल ने इतिहास रचा।